अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी और आज डेट मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि होता ही है कि समटाइम्स मैं अपनी वीडियोस में हमेशा ही डेट बताता हूँ, लेकिन कुछ दफ़ा ऐसे होता है कि मैं वीडियोस एक सीक्वेंस में अपलोड नहीं कर रहा होता। कुछ वीडियोस बन पहले जाती हैं, अपलोड बाद में होती हैं, और कुछ वीडियोस मैं रियल टाइम में बना के अपलोड कर रहा होता हूँ, क्योंकि वो मुझे ऐसी अपडेट लगती है कि जो मुझे उस वक्त दे देनी चाहिए। लेकिन उससे होता ही है कि मुझे यूट्यूब कमेंट्स से और लोगों के मैसेजेस से पता चलता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि लोग स्टोरी लाइन फॉलो नहीं कर पाते, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियोस का जो सीक्वेंस है एक तो वो बेहतर हो जाए, क्योंकि पहले मेरे पास शुरू में लैपटॉप नहीं था। लैपटॉप बाद में आया तो काफ़ी सारी वीडियोस बनी थी, फिर वो एक एक होके एडिट होके निकल रही थी। फिर कुछ वीडियोस मैंने तब बनाई जब मेरे पास लैपटॉप था, तो वो मैंने साथ ही अपलोड कर दी। बट मैं फ्यूचर में इसको तो बेहतर करूँगा कि वीडियोस का सीक्वेंस अच्छा हो जाए, ताकि स्टोरी लाइन फॉलो करने में आसानी हो। खैर, आज की वीडियो से जो है वो किसी स्टोरी से रिलेटेड नहीं है या कोई व्लॉग नहीं है। आज मैंने देखा कि मेरे चैनल पे काफ़ी सारे जो हैं लोगों के सवालात आते रहते हैं, कुछ के मैं जवाब देता हूँ, कुछ मैं नहीं दे पाता। कुछ लोग मुझसे ईमेल पे रब्ता करते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे रब्ता करते हैं। तो मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं जवाब दे सकूँ, बट देन अगेन चूँकि मैं एक फुल टाइम जॉब भी कर रहा होता हूँ साथ, तो समटाइम्स मुश्किल हो जाता है सारे सवालों के जवाब देना। तो मैंने सोचा ये कि मैंने अपने वीडियोज़ के कमेंट्स गो थ्रू किए, और जो कमेंट्स सबसे ज़्यादा मुझे फ्रीक्वेंट नज़र आए तो मैंने उनको एक लिस्ट बनाई है उनकी, और मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं उनके जवाब देता हूँ, ताकि जिन लोगों के भी वो सवालात हैं तो कुछ उनको आंसर्स मिल जाए। तो मैंने एक छोटी सी चीट शीट बनाई हुई है, तो हम देख लेते हैं। सबसे कॉमन जो सवाल मुझे आता है वो ये होता है कि मैं जॉब क्या करता हूँ। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका मैं लिंक यहाँ पे कार्ड पे दे दूँगा, वो आप देख सकते हैं। लेकिन उसकी समरी ये है कि मैं एक फील्ड सर्विस इंजीनियर हूँ एक कंपनी के लिए, और मैं ऑल ओवर कनाडा ट्रैवल करता हूँ, और जहाँ जहाँ भी हमारी मशीन्स इंस्टॉल होती हैं उनको ट्रबल शूट करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, मेंटेन करता हूँ, इस तरह के काम करता हूँ। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपको थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाएगा। अगला सवाल है जी कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, ये भी काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे। तो क्वालिफ़िकेशंस मेरी ये हैं जी, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से पढ़ा हुआ, और मैंने मैकाट्रॉनिक्स के अंदर ग्रेजुएशन की हुई है। मैंने मास्टर्स नहीं किया हुआ, आई एम जस्ट अ बैचलर्स इन इंजीनियरिंग। तो मैंने वहाँ से तालीम किया, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ना मैंने मास्टर्स किया, ना मैंने बाहर से तालीम हासिल किया। दैट्स इट। उसके बाद जी अगला सवाल आता है कि हाँ, ये सवाल बहुत से लोग करते हैं, और वो सवाल होता है कि मैं कनाडा कैसे आऊँ। वो मुख्तलिफ़ सूरतों में होता है, हाउ डू आई कम टू कनाडा, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कम टू कनाडा, कनाडा कैसे आ सकते हैं, फ़लाँ मुल्क से कनाडा कैसे आ सकते हैं। अब उसके अंदर जो होता है ना, मैं चाहता हूँ लोगों की मदद करना, लेकिन अगर आप किसी से हेल्प लें तो सबसे पहले आपको अपनी हेल्प खुद करनी चाहिए। अब मुझे कुछ नहीं इसके, ये एक लाइन लिखी हो और ना इसका कोई सर होता है ना पैर होता है कि आप कौन हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। बेसिक चीज़ ये होती है सबसे पहले कि अगर आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी हो, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, कि आप CRS जो कि आपका स्कोर होता है, जो आपको एक आइडिया देता है कि क्या मैं कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई करता हूँ या नहीं, वो आप जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप ये सवाल मुझसे पूछें कि मैं कनाडा आना चाहता हूँ, ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, ये मेरा प्रोफेशन है, और ये मेरा CRS स्कोर है, और मैं सिंगल हूँ या मैरिड हूँ, इससे थोड़ी सी मुझे ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपको हेल्प करने में। मैं आपको बेहतर गाइड कर सकूँगा, चाहे वो आप मुझसे यूट्यूब पे पूछें, ईमेल पे पूछें, इंस्टाग्राम पे पूछें, वरना हमें 10-15 मैसेजेस आगे पीछे करने पड़ेंगे इस चीज़ को देखने के लिए कि आप करते क्या हैं। दैन अगेन, मैं कोई प्रोफेशनल इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये इस वजह से चैनल बनाया था मैंने, क्योंकि जब मैंने 2018 में अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था तो मैंने इंटरनेट को खूब खंगाला था, और मुझे इंडियंस की बहुत सारी वीडियोस मिल गई थी, इंडियन लोगों की जो यहाँ कनाडा में रहते हैं या जो इंडिया में रह के लोगों की हेल्प करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी लोगों की इतनी वीडियोस मुझे नहीं मिली। एक दो थी, या कुछ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के चैनल्स थे, बट देन अगेन इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपको सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन देता है जिसके बाद आपको उनके पास जाना पड़े हेल्प के लिए, वो फ्री इन्फॉर्मेशन नहीं बांट रहे होते।
तो मेरा चैनल बनाने का मकसद ये था कि अगर मैंने वो सारे स्टेप्स से मैं गुज़रा हूँ, तो अगर मैं आप में से कुछ की मदद कर सकूँ, तो उससे अच्छी क्या बात होगी। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी फिर वही बात है कि आप अपनी ख़ुद भी मदद करना चाहते हैं, और उसका बेस्ट तरीका ये है कि थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे ज़्यादा दिया करें, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ। अब वही बात है कि कुछ लोग फिर, हाँ, ये तो एक एक्सट्रीम होगी। अब दूसरी एक्सट्रीम इसकी ये होती है कि कुछ लोग बहुत ही अपना स्पेसिफ़िक केस मुझे बताते हैं कि मुझे ये बताएं जी, एलएलबी का एक सवाल था, एक एलएलबी का क्या स्कोप है। अब एलएलबी वकला की जो लॉ की डिग्री होती है उसको कहते हैं। मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने अपनी ही फील्ड से रिलेटेड जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन होगी वो होगी। मैं कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं हूँ, मेरे पास सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं हो सकता, लेकिन मुझे बुरा लगता है कि मैं लोगों को लिख दूँ कि भाई मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, बट मुझे लिखना पड़ता है क्योंकि मेरे पास नहीं होती वो इन्फॉर्मेशन, और मेरे कोई दोस्त भी नहीं है जहाँ कहीं से मैं अगर आपको कहीं से पूछ के बता सकूँ मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन कोई कहता है कि मैं एक साहब थे जो सेल्स एंड मार्केटिंग में थे, एक फ़ाइनांस में थे। इसी तरह लोग मुझसे पूछते हैं जो आपके एलएलबी वाला एक केस हो गया, एक डेंटिस्ट थी, एक डॉक्टर थे। तो देन अगेन मेरे पास हर फील्ड से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस का जवाब नहीं होता, क्योंकि एलएलबी की डिग्री कहाँ से, वो उसकी क्या क्राइटेरिया हैं, कौन सी बॉडीज़ हैं जो उसको टेस्ट करती हैं, वो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो अगर आपके बहुत स्पेसिफिक सवाल हैं तो मैं आप करें ज़रूर, मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन देन अगेन चांसेस आर कि अगर वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है या वो बहुत स्पेसिफिक हैं आपसे रिलेटेड, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी होते हैं कि जिस तरह कुछ लोग कहते हैं जी मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरा आइल्स नहीं हो रहा, मेरी बीवी की जो है एजुकेशन कम है, तो हम क्या करें। तो उस केस में एक तो आप CRS कैलकुलेटर को अपना दोस्त बनाएं, उससे खेला करें। उसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर एक शख्स का मैरिड है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक केस बना लेते हैं कि एक साहब हैं या एक साहिबा हैं जो 40 साल की एज की हैं, ठीक है। अब आपको पता है एज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारे प्रोसेस में, क्योंकि 29 के बाद आपके 5 करके पॉइंट्स कटना शुरू हो जाते हैं हर साल। तो अगर 40 साल आपकी एज है और आपने अच्छी तालीम ली हुई है और आपके पास 3 साल या इससे ज़्यादा का तजर्बा भी है अपनी फ़ील्ड के अंदर, और आपके जो स्पाउस हैं वो जो हैं उनकी एजुकेशन या तो कम है या बिल्कुल नहीं है, या फिर वो हाउसवाइफ हैं, या वो काम नहीं करते, या उनके पास बेतहाशा चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें ये होता है कि आप अपनी जब CRS कैलकुलेटर पे डालें तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ें करें। आप उस पर लिखें कि मैं मैरिड हूँ, लेकिन आप करें कि अच्छा मैं अगर एज अ कपल आता हूँ और मैं प्राइमरी कैंडिडेट बनता हूँ और मेरी स्पाउस जो है वो सेकेंडरी कैंडिडेट बनती है, तो क्या स्कोर बनता है। अच्छा अगर उल्टा केस है, उनकी एजुकेशन, आपकी स्पाउस की एजुकेशन और एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आप उनको प्राइमरी कैंडिडेट बना के देखें, खुद सेकेंडरी बन जाए। अगर वो भी नहीं बनता, आप तीसरा काम करें, आप सिंगल एप्लीकेशन, यानी कि आप लिखें मैं मैरिड हूँ, बट आप जाएँ सिर्फ खुद, यानी अपना लिखें कि मैं स्पाउस को नहीं लेके आ रहा। अगर उनकी वजह से आपका केस, आपके नंबर कम होते हैं, और आप जब यहाँ पहुँच जाएँ, PR वीज़ा आपको मिल जाए, आप PR पे यहाँ आ जाएँ, आप फिर उनको स्पाउसल वीज़े पे बुला सकते हैं। तो उस केस में वो उनसे कुछ नहीं पूछेंगे, उनको सिर्फ अपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और अपना मेडिकल, ये 2 चीज़ें उनको करवानी पड़ेंगी, और उसके बाद वो आपके साथ यहाँ पे आ जाएंगे, आप टिकट उनका ख़रीदेंगे और वो फिर उनको वीज़ा मिल जाएगा। उस केस में उनसे ये जो प्रोसेस है वो उससे उनको नहीं गुजरना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, बट देन अगेन आप उस कैलकुलेटर से खेलें, उसके अंदर मुख्तलिफ़ क्राइटेरिया डाल के देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें, जिस तरह मैं पहले बात करता हूँ, एज आप नहीं बदल सकते। एजुकेशन कुछ लोगों के लिए करना ईजी होता है, कुछ लोग नहीं कर सकते। मेरा फ़ोन बज गया, तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। Hello. Hi Keith, how are you? I'm good too. तो जी मुझे एक कॉल आ गई थी काम की तरफ से, मुझे वो लेनी ज़रूरी थी। खैर हम चलते हैं वापस अपने सवालों की तरफ।
मैं बात कर रहा था कि अगर आप बहुत स्पेसिफिक सवाल है आपका, अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप लोग जो हैं किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से रब्ता करें। उनको बहुत ज़्यादा आपको वो पैसे पहली दफ़ा में नहीं मांग लेते, आप जस्ट जाके उनसे बातचीत करेंगे पहली दफ़ा, अपना केस बताएंगे, अपनी सिचुएशन बताएंगे, वो आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे और उसके वो होपफुली चार्जेस आपसे नहीं लेंगे। मैंने सारा प्रोसेस ख़ुद से किया था, मैं किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास नहीं गया। ये भी बल्कि एक सवाल था कि आपने कौन सा इमिग्रेशन कंसल्टेंट यूज़ किया है, तो मैंने कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट यूज़ नहीं किया। सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद है और मैं यही चाहता हूँ इस चैनल से कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ थोड़ा सा, और आप लोग ख़ुद वो इन्फॉर्मेशन लेके, क्योंकि सब कुछ पड़ा हुआ है नेट पे, और मैं चाहता हूँ कि लोग ख़ुद अपनी मदद करना शुरू करें ताकि हम ग्रो कर सकें, हम एज अ नेशन जो है वो ग्रो कर सकें। तो उसमें ये है कि आप वहाँ से जाएं, यूट्यूब पे वीडियोस पढ़िए, मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दरिया के अंदर अपना जो हिस्सा है वो कतरा ऐड कर देता हूँ। नेट के ऊपर बहुत सारे फोरम्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, यूट्यूब भरी हुई है, इवन जो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनके लिंक्स मैं दे दूँगा, उनके ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, वहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आता आप ज़रूर रेज़ करें क्वेश्चन। और दूसरी बात ये कि जो कमेंट, अब हम थोड़ी सी एक फैमिली बननी शुरू हो गई है। मैंने स्टार्ट किया था हर बंदे की तरह 0 सब्सक्राइबर्स से, 0 व्यूअर्स से, और अब माशाल्लाह 1800 कुछ इस वीडियो के बनाने के वक्त 1800 कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। तो लोग हैं कुछ, और ज़ाहिर सी बात है कुछ लोगों ने ऑलरेडी, कुछ लोग कनाडा से जो कर रहे होते हैं वो मुझे बताते हैं हम आ चुके हैं, या हम इस मसले में हैं, या इस तरह। इसका मतलब है कुछ लोग उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं। तो आप लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि मैं एक अकेला बंदा हूँ, और मैं देन अगेन प्रोफेशनली ये काम नहीं करता, मैं हर वक्त लैपटॉप पे बैठ के तो यही नहीं कर रहा होता, मैं अपनी नॉर्मल जॉब कर रहा होता हूँ और चीज़ें कर रहा होता हूँ, ये मैं साथ साथ कर रहा होता हूँ। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि अगर कोई बंदा सवाल, आप कमेंट सेक्शन देख रहे हो, आपको नज़र आए एक बंदे ने सवाल किया और आपका भी उस चीज़ से वास्ता पड़ा हो, या आपके नॉलेज में वो चीज़ हो, या आप किसी को जानते हो जो उस बंदे की हेल्प कर सकता है, तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि इंगेज करें एक दूसरे को, एक कम्युनिटी बने, ताकि लोग एक दूसरे की हेल्प करना शुरू करें। उसी कमेंट सेक्शन में एक दो दफ़ा मैंने देखा है, लोगों ने, किसी ने सवाल पूछा और मैंने देखा अच्छा मैं जवाब देता हूँ, तो नीचे किसी ने ऑलरेडी जवाब दे दिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये एक रिस्पॉन्स, एक सेंस है लोगों में कि अगर किसी की मदद कर सकते हो तो क्या, एक जवाब लिखने में कोई टाइम नहीं मिलता। अगर आप वीडियो लाइक करते हैं, वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं कि अच्छा, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आते हैं, कुछ बुरे कमेंट्स भी आते हैं। मैं तो खैर लोगों की हेल्प ही करना चाहता हूँ, अगर किसी को कंटेंट नहीं अच्छा लगता तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। लेकिन उसमें यह है कि अगर आपको लगे कि ये मेरी एक बात से किसी का फ़ायदा हो सकता है तो आप वो ज़रूर करें, लोगों की हेल्प हो जाएगी और उससे आपको भी एक अच्छा फीलिंग आएगी, और हमारा जो एक कम्युनिटी है वो भी अच्छी तरह ग्रो करेगी। तो कहने का मकसद है कि एक इस तरह से आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, मैं भी अपनी उसमें हिस्सा अपना डालूंगा, मदद कर सका, तो इसी तरह हम एज अ कम्युनिटी ग्रो करेंगे। और मेरी इस चैनल को लेके यही ख्वाहिश कह लें कि जो भी लोग ये करना चाहते हैं, जो लोग कनाडा आना चाहते हैं, या जो लोग अपनी ड्रीम्स परस्यू करना चाहते हैं, उनको हम हेल्प कर सकें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर अगर आप थोड़ी सी किसी को गाइडेंस दे दें तो बाकी वो सब खुद ही कर लेता है, लेकिन उससे एक आपको भी अच्छी फीलिंग होगी, आपने किसी की मदद भी की है बिला मुआवजा, और वो एक सदका जारिया भी होता है, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। ये तो हो गई ये वाली बात। एक सवाल जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि भाई आप कैमरा कौन सा यूज़ करते हैं। तो जनाब मैं यूज़ करता हूँ, ये लिखा होगा GoPro Hero 8 Black। ये बेसिकली एक एक्शन कैमरा है, जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छी है। दूसरा ये रगेड है, यानी आप इसको गिरा दें, आप इसको 11 मीटर तक पानी में डबो दें, तो ये इसको कुछ नहीं होता। तो मुझे पता था कि जब, मतलब मैंने, ऑल्दो कि ये व्लॉगिंग और ये वाली वीडियोस इसका प्राइमरी मकसद नहीं है इस कैमरे का, बट मेरी चूँकि जॉब ट्रैवलिंग से रिलेटेड है और मैं आता जाता रहता हूँ और मैं फैक्ट्रियों में होता हूँ जहाँ पे हर तरह की चीज़ें, स्टीम, एसिड, पानी, हर कुछ होता है, तो अगर ये गिरे भी, और ये गिरता है, ये बहुत गिरता है, लेकिन क्योंकि ये रगड़ है, ये बना इस मकसद के लिए हुआ, तो इसको होता कुछ नहीं है। जहाँ पे आपका फ़ोन, उसकी या तो स्क्रीन टूट जाएगी या कुछ और हो जाएगा, और फ़ोन पे आप वीडियो बना रहे हो और कॉल आ जाए तो वीडियो वहीं की वहीं रह जाती, तो वो फ़ोन से रिकॉर्ड करने से बेहतर था कि मैं कुछ इस तरह का लूँ। और इसका साइज़ है बहुत छोटा, ये आपके मेरे फ़ोन से साइज़ में आधे से भी आधा है, तो उसका फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल किसी को पता नहीं लगता, आप अपनी जेब में रख लें, कहीं मैं निकाल के अगर इसमें बोल रहा होता हूँ
तो ऑल दो शुरू में बड़ा ऑड लगता था क्योंकि लोग देखते हैं आपको कि ये क्या कर रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है। बट इसके अंदर बात करना वर्सेस अगर मैं एक बड़ा DSLR और उसके ऊपर एक बूम माइक रॉड का लगा के उस पर बात कर रहा हूँ, तो वो बड़ा फ़र्क है। लोग वो फिर आप ज़्यादा नज़रों में आते हैं। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कोई व्लॉगर हूँ, मेरा मकसद लोगों की हेल्प करना था और ये इससे काम हो जाए। तो मुझे आइडिया है कि इसके अंदर शॉर्ट कमिंग्स हैं, मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं कि भाई आपकी ऑडियो नहीं अच्छी वीडियोज़ की। मुझे इस बात का अंदाज़ा है क्योंकि जिन लोगों को कैमरों का पता है, जब इस पर वाटर प्रूफिंग की जाती है तो ऑल्दो इसमें 3 माइक्स हैं, लेकिन वाटर प्रूफिंग की वजह से माइक्स की सेंसिटिविटी वो नहीं होती जो आपके शायद फ़ोन की हो। तो इसके अंदर माइक उतने सेंसिटिव नहीं है। फिर समटाइम्स मेरी उंगली जो होती है वो ब्लॉक कर दे अगर एक आधा माइक, तो वो फिर वॉइस क्वालिटी और ख़राब हो जाती है। तो मुझे उस चीज़ का आइडिया, बट अगर मैं इस पर वही बात है कि अगर मैं इसके ऊपर एक केस आता है उसके ऊपर फिर माइक लगे, तो वो फिर ये इतना बड़ा चीज़ बन जाएगी कि वही बात जो मैं नहीं करना चाहता। कि मैं अभी होता है कि मैं बैठता हूँ, जेब से निकाला, बात की आप लोगों से और जेब में वापस रख दिया। उसके लिए फिर मुझे इसको स्पेशल जो है निकाल के या तो सेट करूँ, या फिर अगर सेट हुआ है तो वो पूरा एक उठाई होगी चीज़, तो मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि मेरी रेगुलर जॉब जो है वो बड़ी डिमांडिंग होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं साथ साथ ये काम भी करता रहूँ। तो उसके लिए जितना मैं अपने लिए आसानी पैदा कर सकूँ वो है। हाँ, ये ऐसी बात नहीं है कि कुछ आता नहीं है। छोटे माइक्स आते हैं जो लग जाएं और वो इतना उस पर ना हो, लेकिन वो फिर बहुत महंगे होते हैं और अभी मैं इसके ऊपर इतना खर्चा करना नहीं चाह रहा। मे बी इन द फ्यूचर अगर अल्लाह ने चाहा तो वो भी कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको वॉइस क्वालिटी के लिए मेरी तरफ से थोड़ी सी माजरत है। मैं फ्यूचर में कोशिश करूँगा, लेकिन अभी के लिए वॉइस क्वालिटी ऐसी रहेगी। और कैमरा मैंने आपको बता दिया मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर इसका नया मॉडल आई थिंक आ ही गया होगा, GoPro Hero 9। तो इसकी प्राइस थोड़ी सी गिर जानी चाहिए। मैंने ये कराची से मंगवाया था, BNN कलेक्शन से। उनकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। एक स्टोर था, मैंने उधर से मंगवाया, आपको बता दिया। लाहौर में निस्बत रोड से आपको ये मिल जाएगा, कराची में सदर से मिल जाएगा। ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। या आप 10,000 और तरह के कैमरे आते हैं, मैं बहरहाल ये कैमरा यूज़ करता हूँ। तो ये तो होगी कैमरे की बात। और उसके बाद फिर आखिरी बात ये आती है कि मैं पेज अपनी चीट शीट दोबारा उठा लेता हूँ। हाँ जी, आखिरी बात ये आती है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, मैंने आपसे हेल्प लेनी है। तो इस मामले में थोड़ा सा आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर शख्स की एक प्राइवेसी होती है, और मैं अपना नंबर इंटरनेट पे इस तरह नहीं देना चाहता क्योंकि वो मेरा पर्सनल नंबर है। मैं इसीलिए हर वीडियो में अपना ईमेल और अपना इंस्टाग्राम ज़रूर डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख भी दूँगा, आप मुझसे ईमेल पे रब्ता करें, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता करें। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ, जो लोगों ने आप में से किया है उनको पता भी होगा, मैं रिप्लाई करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करता और मैं सिर्फ लिख देता हूँ और मैं कहता हूँ कि बस करते रहेंगे मैसेज, किसी को क्या पता चलेगा। नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई करता हूँ, मैं ईमेल पे भी रिप्लाई करता हूँ, मैं कोशिश पूरी करता हूँ। लेकिन फ़ोन नंबर मैं नहीं दे सकता, तो प्लीज़ फ़ोन नंबर जो है वो आपसे दरख्वास्त है ना मांगा करें। आखिरी जो चीज़ थी वो, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कनाडा की एम्बेसी कब खुलेगी, वर्क वीज़े कब मिलेंगे, और ऐसा सब कुछ को कब होगा। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, मैं सिर्फ कनाडा मूव किया हूँ, मैंने कनाडा की गवर्नमेंट के अंदर जॉब नहीं की। तो मुझे नहीं पता होता कि कनेडियन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं। उसका बेस्ट तरीका ये है कि हर मुल्क के अंदर जो भी एम्बेसी होती है, आप गूगल कर सकते हैं कि कनेडियन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में जो भी है उसका नंबर क्या है। नंबर लें या ईमेल मिल जाता है, तो आप उसके ऊपर उनसे अपनी क्वेरी डाल के पूछें, और वो बेस्ट लोग हैं उस चीज़ का जवाब देने के लिए। क्योंकि ये सिचुएशन आज 2020 में तो हर चीज़ आपको पता है दिन ब दिन ही चेंज होती रही है। तो उस वक़्त की क्या सिचुएशन चल रही है, या वो वीज़े दे रहे हैं नहीं दे रहे, एम्बेसी खुली है नहीं खुली, वो सारा कुछ वो आपको बेहतर बता सकते हैं, ना कि मैं जो कि यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो मैं चूँकि कनाडा में बैठा हुआ, मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और कोई आपसे सवाल करे कि भाई जो ज़िम्बाब्वे में पाकिस्तान की एम्बेसी है वो नहीं खुली हुई, तो उसका क्या मसला है मुझे बताओ। तो अब आप उसकी हेल्प तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप तो पाकिस्तान में बैठे और आपको क्या पता पाकिस्तान की एम्बेसी ज़िम्बाब्वे में, वो उस मुल्क के हालात के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि जहाँ पे एम्बेसी होती है कि क्या उन्होंने करना है। तो इसलिए आप उनसे हेल्प लें, वो ज़्यादा बेस्ट है, बजाय कि आप मुझे पूछें और मैं आगे से सिंपली लिख दूँ कि सॉरी आई डोंट हैव दिस इन्फॉर्मेशन। आखिरी चीज़ जो रहेगी, स्टूडेंट्स बहुत सारे मुझे अप्रोच करते हैं जो पूछते हैं कि जी स्टूडेंट वीज़ाज़ के ऊपर आप वीडियो बनाएं। देन अगेन मैं आपको फिर वही बात करूंगा, मैं प्रोफेशनल इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं जिसने 2018 में एक प्रोसेस किया और 2020 में वो कनाडा आया। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, मैंने एक जॉब थी जिसका एक्सपीरियंस मैंने शो किया। तो जाहिर सी बात है, जब मैं इस सफ़र से गुज़रा तो गुज़रते हुए मैंने कुछ चीज़ें सीखी। मेरा मकसद ये था कि मैं वो चीज़ें आपको दूं, और जब मैं आप इल्म शेयर करते हैं लोगों से तो आप ख़ुद भी सीखते हैं।
काफ़ी सारी दफ़ा होता है लोग खुद ही इस तरह का सवाल करते हैं जो मुझे होता है कि अच्छा यार ये क्या, फिर मैं उस पर रिसर्च करता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ मुझे भी मेरे इल्म में भी इजाफा होता है। बट इससे बताने का मकसद ये था कि मैं हर चीज़ नहीं जान सकता, वो पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोसेस है, या वो किस तरह वीज़ा ले सकते हैं, या इवन वर्क वीज़ाज़ के लिए आजकल क्या रिक्वायरमेंट है, मैं उसके लिए बेस्ट इंसान नहीं हूँ वो सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझे बुरा लगता है जब मैं किसी को लिखता हूँ कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो मैं फिर उसका क्या कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है जो आगे पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ आके देखना चाह रहे हैं। कई लोग मुझे कहते हैं जी मैंने इंटर किया हुआ है। एक बात आप जहन में रख लें, मेरा चैनल पीआर से रिलेटेड है, परमानेंट रेजिडेंस। तो जो परमानेंट रेजिडेंस होती है वो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो फ्रेश ग्रेड्स के लिए नहीं है, वो होती है उन लोगों के लिए जो 25 से 35 साल की एज रेंज में होते हैं, उनके पास 3 या इससे ज़्यादा साल का अपनी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होता है, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, और उन्होंने कोई प्रोफेशनल स्किल जैसे कोई भी डिग्री ली होती है यूनिवर्सिटी से जो कि एक्रीडेटेड हो HEC से, यानी जो अथॉरिटी रखती है अपनी डिग्री इशू करने की। तो ये पीआर की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ऐसे लोग जो हैं वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो हैं, और मैं उनकी ज़्यादा हेल्प कर सकता हूं। जो लोग अभी स्टूडेंट हैं और वो स्टूडेंट वीज़ा चाह रहे हैं, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों की इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। अब मे बी फ्यूचर के अंदर जब कम्युनिटी बढ़े, लोग आपस में एक दूसरे की, जैसे मैंने बात की, हेल्प करना शुरू करें, तो हम पहुंच जाएं स्टेज के ऊपर कि मेरा नॉलेज भी इतना हो जाए कि मैं आपको गाइड कर सकूं। बट फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा होता हूँ, तो मैं बैठ के इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करता, तो इस वजह से उसके बारे में मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। खैर, ये था आखिरी सवाल। और ये छोटी सी वीडियो बनाने का, छोटी तो आई नहीं, बल्कि इससे एक चीज़ मुझे और जहन में आ गई, वो भी बता ही देता हूँ। काफ़ी लोगों को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि जी मेरी वीडियोस लंबी होती है। अच्छा देखिए, यूट्यूब के ऊपर होता ये है कि वीडियोस आप खोलते हैं और यूट्यूब आपको रेकमेंड करता है वॉच पेज के ऊपर कि ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। वीडियो खोलने से पहले आपको नज़र आ रहा होता है कि 25 मिनट की है, 30 मिनट की, आधे घंटे की है, 2 घंटे की है। आप उस पर क्लिक करते हैं, आप वीडियो देखते हैं। आप मुझे उसके कंटेंट के ऊपर ज़रूर बताया करें कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या चीज़ आपको पसंद आई, क्या नहीं आई। वो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन वीडियो लंबी है वो मैं खुद करता हूँ लंबी। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं जब आप वही काम करते हैं जिस तरह का आपको पसंद होता है। कहा जाता है ना कि आप दूसरों के साथ ऐसा सलूक करें जैसा आप खुद चाहते हैं आपके साथ किया जाए। तो मैं चूँकि जब वीडियोस व्लॉग्स देखता हूँ तो मुझे होता है कि यार मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी दी जाए। ये क्या भाई तुमने 10 मिनट की वीडियो बना दी, मैं चाहूँ तो इन वीडियोस को मैं 10 की बजाय 100 में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, और वो पैसों की टर्म्स में, अगर आप यूट्यूब की टर्म्स में देखें तो वो फ़ायदा ही है। लेकिन मैं नहीं करता, मैं इसलिए लंबी वीडियो बनाता हूँ ताकि एक इन्फॉर्मेशन अगर देनी मैंने शुरू की है तो वो कंप्लीट हो। अगर एक व्लॉग है जिसके अंदर मैंने कहा है कि अ वीक इन अ लाइफ ऑफ अ फील्ड इंजीनियर, तो मैं आपको पूरा वीक तो दिखाऊँ ना कि क्या क्या होता है उसमें। तो इस वजह से मेरी वीडियोस लंबी होती हैं। आई नो, मैं खुद बनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि हादसाती तौर पे लंबी होती है। मुझे पता है कि इतनी लंबी होती है, मैं अपलोड खुद करता हूँ, तो मुझे पता है कि वो लंबी होती है। जिन लोगों को नहीं पसंद आती उनके लिए माजरत के साथ, आपको नज़र आ रहा होता है पेज के ऊपर कि वीडियो लंबी है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, आप अपने मतलब का हिस्सा देख के उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन ये कमेंट सेक्शन में ये कहना कि यार आपकी वीडियो बहुत लंबी थी, ये किसी को कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। मुझे पता है मेरी वीडियो लंबी थी, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। तो बस इसके साथ मैं अपना ये छोटा सा Q&A सेक्शन ख़त्म करता हूँ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।